हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं 16 में क्या दिया है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, समावेशी कक्षा किसे बोलते हैं, पहले इस बात को समझिए। समावेशी कक्षा हम लोग उसे बोलते हैं जहाँ पे सभी वर्ग के बच्चे आए हों पढ़ने के लिए। वो विकलांग भी बच्चा है, वो भी हमारे साथ बैठकर पढ़ रहा हो। अधगम अशक्त बच्चा भी हमारे साथ बैठकर पढ़ रहा हो। दृष्टिबाधित भी बच्चा हमारे साथ बैठकर पढ़ रहा हो। उसी को हम लोग समावेशी कक्षा बोलते हैं। समावेशी, देखिए समावेशी, जिसमें सभी के सभी बच्चे पढ़ रहे हों। ऐसा नहीं हो कि अगर पैर से विकलांग है तो हमारे साथ नहीं बैठेगा, किसी विशेष विद्यालय में पढ़ेगा जहाँ पे पैर के विकलांग ही बच्चे सारा बैठ रहे हों। ऐसा नहीं है। समावेशी कक्षा उसी को बोलते हैं जहाँ पे सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म, सभी संस्कृति के बच्चे पढ़ने आए हों। भले हो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सभी एक साथ बैठकर पढ़ रहे हों। ठीक है, तो पूछ रहा है कि क्या भूमिका है। ठीक है, बच्चे की विविध जरूरतों का पता लगाना एवं उनका ख्याल। ये तो बहुत अच्छी बात है। समावेशी शिक्षा में क्या होना चाहिए, विविध जरूरत। देखिए, अब विविध प्रकार के बच्चे हैं, व्यक्ति विभिन्नता है। समावेशी कक्षा में क्या हो जाएगा, व्यक्ति विभिन्नता हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्ग के बच्चे आएंगे, अपर कास्ट से, लोअर कास्ट से, मिडिल वर्ग से, सभी मतलब फैमिली के बच्चे आ रहे हैं। तो विविध जरूरतों का, सभी के जरूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए दे रहा है केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ही ध्यान रखना। अच्छा, और सब बच्चों क्या करने आया है वहाँ पे, घास छीनने, वो पढ़ने नहीं आया है कि आप कुछ खास विद्यार्थी। अच्छा, ये हमारे वर्ग का है, हमारे जात का है, हम इसी का ध्यान रखेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को उनकी एकेडमिक क्षमता के आधार पर पहचानना एवं पृथक करना। एकेडमिक क्षमता, मान लीजिए 7वां में बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, फर्स्ट डिवीजन लाया है, और वो 8वां में पहुंचा है। 8वां का आप टीचर हैं, अब देख रहे हैं कि भाई एकेडमिक क्षमता, बच्चा तो 7वां क्लास में फर्स्ट किया था, क्लास में टॉपर था, तो उसको पहचानना और उसको अलग करना, यही काम रह गया समावेशी कक्षा के शिक्षकों का। नहीं, एकेडमिक क्षमता के आधार पर पहचानना कि बच्चा पढ़ने में तेज है तो इसको अलग रखेंगे। पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना, उसको अलग बैठाना, अलग से पढ़ाना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञों के पास भेजना एवं सुनिश्चित करना कि उन्हें अगले संकाय में पढ़ाया जाए। भाई, तुमको किस लिए रखा गया है कि तुम खास विशेषज्ञों के पास भेजोगे। सरकार तुमको टीचर बना रही है किस लिए, कि तुम चेक करने के लिए इसको भेज दोगे कि तुम जाओ एक खास विशेषज्ञ के पास कि तुम्हें वो क्वालिटी है कि नहीं, तुम अगले क्लास में जाने के लिए लायक हो कि नहीं। भाई, तुमको भेजा गया क्लास में, तुम ना पता करो कि बच्चा में क्वालिटी है कि नहीं, बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, उसका कैसे सुधार किया जाए, क्या गलतियां कर रहा है, क्या त्रुटियां कर रहा है। तुम विशेषज्ञ के पास भेज रहे हो किस लिए भाई, तुमको फ्री में मंथली दे रहा है सरकार, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना एवं उनका ख्याल रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, विविध समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पहले यहाँ समझिए। फिर से विविध समूह आ रहा है। विविध समूह का मतलब यही हुआ कि सभी वर्ग के बच्चे हैं, मिडिल कास्ट से लेकर अपर कास्ट से लेकर लोअर कास्ट तक, सभी मतलब वर्ग के बच्चे हैं। ठीक है, सभी संस्कृति के बच्चे हैं, सभी धर्म के बच्चे हैं, तो वहाँ विविध समूह आ गया। अब सबका क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। सबका क्या करना है, आपको शिक्षण के दौरान उनका ध्यान रखना है। अब ध्यान कैसे रखेंगे, मान लीजिए कि आप अपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट के हैं, देख रहे हैं कि आपके कास्ट का कौन कौन बचवा है, उसी को आप पढ़ाने में लगे हैं, बाकी सबको पढ़ाने में नहीं लगे हैं, बाकी सब भाड़ में जाए। तो आप ध्यान थोड़े रख रहे हैं, आप तो अपने वर्ग के बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ध्यान कैसे रखा जाएगा सबका, तो ऑप्शन देखते हैं आप। हर विद्यार्थी को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, तभी आप ध्यान देंगे। सबको स्वीकार करेंगे तब ना आप ध्यान देंगे, सबका सम्मान करेंगे तब ना आप सभी पर ध्यान देंगे। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, जब आप सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा कर देंगे
तो आप ध्यान थोड़े दे रहे हैं भाई। ध्यान देने का मतलब है सभी संस्कृति के बच्चों को आप ध्यान स्वीकारिए, सम्मान दीजिए, उनकी मातृभाषा का सम्मान दीजिए, उनकी धर्मों का सम्मान दीजिए, तब ना आप उसका सम्मान कर रहे हैं, उसको मतलब उसका ध्यान रख रहे हैं। आप उसकी विभिन्नताओं को अनदेखा कर दे रहे हैं, तो ये ठीक बात थोड़े है, तो ये होगा नहीं। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। संप्रेषण मतलब क्या होता है? बातचीत होता है। सुसंगत मतलब अच्छी तरीके से सभी बच्चों से बातचीत करना। ये नहीं कि किसी को दंडित कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, सबसे सुसंगत तरीका से बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्देश देना। देखिए अप्रत्यक्ष निर्देश देना, अरे निर्देश देना है तो आप प्रत्यक्ष दीजिए ना, अप्रत्यक्ष निर्देश आप क्यों दीजिएगा? अब आपको जाना है गोरखपुर, तो आप बोल रहे हैं चले जाओ पहले कलकत्ता, उसके बाद चले जाना तुम मुंबई, मुंबई से दिल्ली, या दिल्ली के बाद आप गोरखपुर आना। भाई उसको डायरेक्ट बोलो ना कि ये ट्रेन पकड़ो गोरखपुर पहुंचो, प्रत्यक्ष उसको निर्देश दो। आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को श्वेतता एवं लचीलापन देना, हाँ ये भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, एक तो पहला हो जाएगा स्वीकारना और सम्मान देना, दूसरा सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, तीसरा स्वायत्तता एवं लचीलापन देना सभी विद्यार्थियों का। तो एक हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। देखिए 1, 3, 5 किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब देखिए पहले बात समझिए, दृष्टिबाधित क्या होता है? बच्चा क्या है? आंख से नहीं देख पा रहा है। अब एक टीचर है, वो क्या करेगा कि बच्चा स्पष्ट रूप से वो भी आ रहा है स्कूल में तो वो भी पढ़ लेगा, ठीक है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? अब बताइए, बच्चा को दिख नहीं रहा है और आप उसको कोई चित्र दे दिए देखने के लिए, तो क्या समझेगा वो, क्या देखेगा? अब दिख नहीं रहा है तो उसको आप रेडियो उपलब्ध कराइए, ठीक है, रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराइए, बच्चा सुन के समझेगा। आप क्लास में आ रहे हैं, आप बोर्ड पर सीधे लिख दिए, जो देख रहा है वो लिख लिया, कॉपी में छाप लिया, समझ लिया। आप मौखिक कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या समझेगा दृष्टिबाधित बच्चा? आपको लिखने के साथ साथ मौखिक भी प्रस्तुतिकरण करना है। आप मौखिक से भी बोलिए, लिखने के साथ साथ आप बोलिए कि बच्चा जो दृष्टिबाधित है वो समझे। कोई उसको छूने वाला चीज दीजिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चा जो क्या होता है, ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ता है, तो उसको बचपन से ही वो छूकर ही सीखता है सब। तो कोई स्पर्श वाला चीज दीजिए जिसे वो छूकर समझे और सीखे, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। विविध तरह के दृश्यायिक प्रस्तुतिकरण का ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, एक तो बच्चा को दिख नहीं रहा है, आप दृश्यायिक उसको देखने वाला प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या बच्चा समझेगा? ये तो होगा ही नहीं। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्रियों का उपयोग करना, हाँ यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। बहुत सी मुख फिल्म दिखाना चाहिए। अब देखिए मुख मतलब क्या होता है? मुख फिल्म उसको बोलते हैं जिसमें आवाज नहीं होता है, खाली एक्टिंग होता है। हाथ हिलाता है लोग, डांस करता है लोग, कुछ कुछ अपने में एक्टिंग वगैरह करता है लोग, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। पहले वैसे फिल्म आता था, अब उस सब फिल्म का प्रचलन खत्म हो गया। मुख फिल्म दिखाइएगा तो क्या, उसको तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या समझेगा मुख फिल्म देखकर? तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए मुख फिल्म किसके लिए होता है? मुख फिल्म होता है जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको आप दिखाइएगा मुख फिल्म, तो वो समझेगा, वो एक्टिंग से समझता है सब। जो सुन नहीं सकता है वो देख के समझेगा एक्टिंग से, ठीक है। आप जिसको दिखाई नहीं दे रहा आप उसको मुख फिल्म दिखा रहे हैं, तो इससे भी वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। देखिए जिसमें बहुत सी चित्र होनी चाहिए उसको दीजिएगा तो क्या समझेगा वो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई प्रकार का स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? स्वलीनता, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, इसको एडीएचडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीएचडी बोलते हैं, ठीक है। पठन बैफल, डिसलेक्सिया, गुणज बैकॉल, डिस्कैलकुलिया। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वलीनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वलीनता हो जाएगा। देखिए स्वलीनता या आटिज्म, इसको आटिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आटिज्म।
स्वलीनता या ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है। ठीक है, जब मस्तिष्क विकास कर रहा था उसी समय यह विकार हो जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे आत्मविमोह कहते हैं। ठीक है, इससे प्रभावित व्यक्ति क्या करता है? कोई काम को बार बार उसी काम को दोहराते रहता है। सीमित और दोहराव युक्ति का व्यवहार करता है। क्या करता है? सीमित और दोहराव युक्ति का व्यवहार करता है। ठीक है, क्या करता है? सीमित और दोहराव युक्ति का व्यवहार करता है। स्वलीन व्यक्ति, स्वलीनता जिसमें होती है वो किसी काम को बार बार करते रहता है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण चुनौती में किसका विशिष्ट अभिलक्षण होता है? तो स्वलीनता का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देने चाहती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सृजनात्मकता। क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। कोई बच्चा सांप बना रहा है, ठीक है, कोई बच्चा गणेश जी का मूर्ति बना रहा है, कोई बच्चा आम बना रहा है, जिसका जो मन है वो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोलते हैं। अब रटना, माटी दे दिया गया, उसको बोल दिया जो मन है वो बनाओ, उसमें रटना का कहाँ से बात आ गया? तो ये होगा नहीं। असहयोग, ये भी नहीं होगा। अनुशासनहीनता, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक क्षमता, तर्क। ठीक है, यहाँ पे तर्क नहीं होगा, अमूर्त तर्क होगा। क्या होगा? अमूर्त तर्क होगा। ठीक है, ये तर्क नहीं होगा, अमूर्त तर्क होगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक सालों में विकास करना है। क्या करना है? विकास पर ध्यान करना है। प्रारंभिक सालों में, शुरुआती सालों में, तो आप उसका विकास करिएगा शारीरिक कौशल में, सामाजिक कौशल में, संज्ञानात्मक क्षमता में, संवेगात्मक क्षमता में। अमूर्त तर्क जानते हैं कब आता है? अमूर्त तर्क आता है 11 वर्ष के बाद आता है। अमूर्त जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 11 वर्ष के बाद अमूर्त तर्कन बच्चों में आना स्टार्ट होता है। तो आपको प्रारंभिक सालों में विकास करना है। तो प्रारंभिक सालों में किस चीज का विकास कीजिएगा? शारीरिक कौशल का, सामाजिक कौशल का, संज्ञानात्मक क्षमता का, संवेगात्मक कौशल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सिखाना। क्या करना है? कि रचनावादी कक्षा है, रचनावादी कक्षा है, उसमें अर्थपूर्ण सिखाना क्या है? जानकारी के भंडार एवं उपयोजन से होता है। अन्वेषण एवं अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। इनाम एवं सजा के प्रयोग से होता है। देखिए, सजा का बात बोल रहा है, इनाम का बात बोल रहा है, तो इसको ऐसे ही काट दीजिए। मारना तो है ही नहीं बच्चों को। बारंबार वेदन तथा अभ्यास करवाना, बार बार एक ही चीज को वेद कर रहे हैं, वेदन मतलब बार बार एक ही चीज को करा रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है खोज की प्रक्रिया के द्वारा सिखाइए। आप बच्चों में क्या कीजिए? अन्वेषण, अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोजबीन होता है। क्या होता है? खोजबीन होता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन। खोजबीन एवं अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया क्या है? अर्थपूर्ण सीखना रचनावादी कक्षाओं में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है? एक शिक्षक एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, ठीक है, के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए, कोई टीचर है और एक बच्ची है, कोई काम को कर रही है, कोई अवधारणा को कर रही है, लेकिन क्या कर रही है? थोड़ा असमर्थ है, लेकिन उसे इशारा देते हुए उस प्रक्रिया को क्या कहलाती है? मतलब आप कोई इशारा दे रहे हैं तो वो बच्ची उस काम को कर ले रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाड़। आपको पहले भी बताया था, पाड़
सहारा देना, क्या सहारा देना, एस्केप फोल्डिंग एक ही चीज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, अभिकथन है, ठीक है। क्या है, अभिकथन है। अभिकथन पढ़ते हैं। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चे के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। बहुत अच्छी बात है। संवादात्मक मतलब क्या होता है, संवाद मतलब होता है बातचीत, और बातचीत को कक्षा में बातचीत विचार विमर्श को लाने के लिए आसपास के पर्यावरण का उदाहरण ले रही है कि देखिए उस शहर में इतना प्रदूषण फैल गया है, वहाँ पे क्लीन सिटी है। चंडीगढ़ में देखिए पॉल्यूशन का नाम पे जीरो है, वहाँ पे प्लास्टिक फ्री सिटी है, वहाँ पे सभी जगह पेड़ पौधे, रोड के किनारे पेड़ पौधा, वो पर्यावरण आसपास का उदाहरण शामिल कर रही। तो ये क्या है, ठीक है। तर्क में दे रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका। ये भी बात सही है। आप सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ से किसी बच्चे को सिखा रहे हैं जो उस बच्चा रोज अपने आंखों से देख रहा है, उस चीज को एग्जाम्पल में प्रस्तुत करके समझा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, निम्न में से क्या बच्चे में समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। बच्चा क्या कर रहा है, समस्या समाधान करना चाहता है, लेकिन उसमें इस चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो समस्या समाधान में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं। समस्याओं को सही से पहचानना, ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जब समस्या को सही से पहचान ले रहा है तो समस्या का हल भी ढूंढ लेगा। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये भी बहुत अच्छा बात है कि आप समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दे रहे हैं तो उसका समाधान भी ढूंढ ही लीजिएगा, ठीक है। पहले से सुझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ना, कोर्ट कचहरी में केस होता है ना, तो मान लीजिए कोई केस हो गया, उसी से रिलेटेड कोई केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ हो, तो क्या करता है वकील सब, उस केस नंबर का पूरा कॉपी निकाल के, जजमेंट का कॉपी लाता है, बताता है सब, सर देखिए सेम ऐसा ही समस्या हुआ था, केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इसका जजमेंट जज साहब ये दिए हैं। तो जजवा देखता है, बोलता है कि रे सही में ये तो सेम समस्या है, इसका जजमेंट। तो क्या होता है, जो समस्या मिलता जुलता होता है ना, वैसा ही जजमेंट उस जज को भी देना पड़ता है। ये नहीं कि सुप्रीम जो जजमेंट दिया है उसको हाई कोर्ट नहीं काट सकता, वो एक लॉ ही बन गया, वह एक कानून ही बन गया। तो पहले से सुझाई गई मिलती जुलती समस्या के बारे में सोचना, ये भी बहुत अच्छी बात है। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, क्या रहना, स्थिर नहीं रहना है, निगेटिव वर्ड हो गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, फिर से अभिकथन आ रहा है। अभिकथन देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां एवं त्रुटियां शिक्षक एवं विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है। देखिए क्या बोल रहा है, ये गलत है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बच्चा फेल कर रहा है तो मान सकते हैं कि टीचर फेल कर गया। बच्चा फेल करने का मतलब हुआ कि टीचर फेल कर गया, आप सही से नहीं पढ़ाए हैं तब ना बच्चा फेल कर गया है। कभी भी अगर बच्चा फेल कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम फेल कर रहा है, टीचर फेल कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गलतियां और त्रुटियां शिक्षक एवं विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है, नहीं, तो ये तो साफ नहीं होगा। बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है कि बच्चे में खुद से सोचने की कोई क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देना पड़ता है। ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। यहाँ पे नंबरिंग नहीं किया गया है, इधर लिख देता हूँ। ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। भाव पूछ रहा है, क्या है, भाव नहीं है। स्मृति, क्रोध, प्यार,
भय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए स्मृति मतलब याद करना होता है, स्मृति क्या होता है याद करना होता है। लेकिन क्रोध, क्रोध एक भाव है, प्यार एक भाव है, भय भी क्या है भाव है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। ठीक है, देखिए आंतरिक अभिप्रेरण का बात हो रहा है। क्या हो रहा है, आंतरिक अभिप्रेरण। पहले बात को समझिए, अभिप्रेरण दो तरह का होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरण होता है, एक बाह्य अभिप्रेरण होता है। बाह्य अभिप्रेरण उसे कहते हैं, मान लीजिए आप शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह बेटा वाह, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ये क्या हुआ, बाह्य अभिप्रेरण हुआ। आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, बोल रहे हो कि अच्छा इस बार एग्जाम पास कर लोगे, आईफोन दिला देंगे, ये सब क्या है, बाह्य अभिप्रेरण है। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरण, आंतरिक अभिप्रेरण का मतलब हुआ बच्चा अंदर से मोटिवेट है, अंदर से उसको ललक है, मुझे बनना है तो बनना है, मुझे सीटेट निकालना है तो निकालना है, किसी भी हाल में हमको सीटेट निकालना है तो निकालना है। वो अंदर से मोटिवेट है, उसको बड़ा अभिप्रेरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबूजी ये नहीं बोल रहे हैं कि सीटेट पास कर लोगे तो आईफोन दिला देंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो अंदर से अभी प्रेरित रहता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अब। हर विद्यार्थियों को हर एक प्रयास की प्रशंसा करना। देखिए प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या है, ये तो बड़ा अभिप्रेरण है, ये होगा नहीं। वांछनीय व्यवहार को दंडित करना, मार रहे हैं तो ये भी बड़ा अभिप्रेरण हो गया, नहीं पड़ेगा तो पीटेंगे, बच्चा बड़ा अभिप्रेरण पिटाने का डर से पढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को सिखाने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, हाँ तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। जब आप बच्चों को जो भी चीज सिखा रहे हैं, बच्चा उसमें आनंद ले रहा है, तो बच्चा अंदर से अभी प्रेरित है सीखने के लिए। ठीक है, आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, आंतरिक अभिप्रेरण को बढ़ा सकते हैं, बच्चे को अंदर से मोटिवेट कर सकते हैं। अभिप्रेरण का इंग्लिश वर्ड होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है कि बच्चे का समग्र शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करेगा। बच्चा का शरीर और मन दोनों अगर स्वस्थ है तो क्या होगा। भाई दोनों के दोनों स्वस्थ रहेंगे तो बच्चा को आप कोई भी चीज सिखाइएगा तो बच्चा सीख पाएगा। अब शरीर शारीरिक बोल रहा है, बच्चों का हाथ टूट गया गिर कर, और बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं, मैं तू पढ़ पाएगा, वो समझ पाएगा। मानसिक स्वस्थ है ही नहीं, मन उसका कहीं दूसरे जगह है, तब भी नहीं समझ पाएगा। तो ये दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी भी आप क्या करा सकते हैं, बच्चे का अधिगम करा सकते हैं। ठीक है, बच्चे का क्या करा सकते हैं, अधिगम करा सकते हैं, बच्चे को कोई भी चीज सिखा सकते हैं। कब, जब बच्चे का शरीर एवं मन दोनों के दोनों क्या हो, स्वस्थ हो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। को प्रभावित नहीं करता है। भाई बच्चा का मन और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अधिगम हो ही नहीं पाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रभावित नहीं करता है। आप हाथों टूटल रहे, एक्सीडेंटो हो गए रहे, उसमें भी आप अधिगम कर लीजिएगा, उसमें भी आप सीखिएगा, नहीं तो ये होगा नहीं। से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं होगा। में बाधा डालता है, ये भी नहीं होगा। को सुसाधित करता है, जब शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो उस बच्चे का क्या होगा, अधिगम, अधिगम को सुसाधित कर देगा। लेकिन वहीं इसमें से मान लीजिए मन सही है लेकिन शरीर सही नहीं है, फिर भी उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे का अधिगम नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसे विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, पर्यावरणीय कारक, कोशिश की कमी, योग्यता की कमी, कठिन भाग्य। तो देखिए क्या है, रूही जो है
विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाई है, लेकिन वो प्रयास करती तो अच्छा नंबर लाती। यहाँ बोल रहा है जबकि वह विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। ठीक है, तो किस कारक को कर रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिश की कमी। कोशिश नहीं की, टीचर का काम है पढ़ाना, वो भी पढ़ने में अच्छी है लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रही है, तो क्या वो सफल हो पाएगी? हमारा काम है पढ़ा देना, आपका काम है कि पढ़ना मन लगाकर। आप नहीं पढ़िएगा, आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो आप कभी भी सीटीईटी पास नहीं कर पाइएगा। समझ रहे हैं बात को? तो उसका क्या है, कोशिश में कमी है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि इन सभी वीडियो का पीडीएफ वहां पे मैं अवेलेबल करवा देता हूं। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जो भी देख रहे हैं उसे लाइक करें, शेयर तो जरूर करें, और कमेंट भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी किया कीजिए। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि क्या कमी है क्या कमी नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।